68,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला दुनिया का चौथा सबसे बड़ा लेक है अरल सागर। 1960 में अरल सागर का डिप था 53 मीटर यानी कि 170 फीट। 50 साल के अंदर 2010 में अरल सागर का डिप सिर्फ 27 मीटर यानी कि 88 फीट रह गया। अरल सागर के अंदर 1500 से भी ज़्यादा आइलैंड था और 40,000 से भी ज़्यादा लोग इस लेक के अंदर मछलियाँ पकड़कर अपना गुजारा करते थे। देखते देखते सिर्फ 60 साल के अंदर ही अरल सागर सूखे रेगिस्तान में बदल गया। साल 2021 में अरल सागर के अंदर सिर्फ 10% हिस्सों में ही पानी बचा हुआ है, बाकी 90% हिस्सा सूखे रेगिस्तान बन गया है। आज की डेट में अगर अरल सागर में कुछ है तो सूखे रेगिस्तान के ऊपर नमक भरा मिट्टी और टूटा हुआ बोट। नमस्कार दोस्तों, सेंट्रल एशिया का उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की बॉर्डर पर है ये लेक। इस लेक की विशाल आकार की वजह से इसको अरल सागर कहा जाता है। कभी इस लेक के अंदर हजारों लोग मछलियां पकड़ने आते थे और काफ़ी सारे बोट का आना जाना रहता था। कई प्रकार की मछलियां रहते थे इस लेक के अंदर, लेकिन देखते देखते सिर्फ 60 साल के अंदर ये लेक सूखे रेगिस्तान में बदल गया। आखिर अरल सागर सूखे रेगिस्तान में कैसे बदल गया और इसके पीछे एक्चुअल में रीज़न क्या है? कौन जमींदार है इस लेक को रेगिस्तान बनाने के लिए? आखिर उसने ऐसा किया क्यों? अपनी फायदे के लिए पूरा का पूरा अरल सागर को ही निगल लिया। आज की इस वीडियो में यही एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। 68,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला इस अरल सागर के अंदर 1500 से भी ज़्यादा आइलैंड था और इस आइलैंड में रहने वाला लोग और अरल सागर के किनारे में रहने वाला ज़्यादातर लोग इस लेक के अंदर मछलियाँ पकड़कर अपना गुजारा करते थे। वातावरण में बदलाव की वजह से अरल सागर की पानी की लेवल में हमेशा उतार चढ़ाव देखने को मिलता था। तांग डायनेस्टी के टाइम ये अरल सागर चाइना का हिस्सा था। किसी भी लेक जिंदा तभी रह सकता है जब उसमें आने वाला पानी का सोर्स सही रहे। अरल सागर में आने वाला पानी का मेन दो सोर्स था आमू दरिया और श्री दरिया नदी। साल 1930 से ही आमू दरिया और श्री दरिया नदी की पानी को किसान खेतों के लिए इस्तेमाल करने लगा, लेकिन किसान को ज़्यादा पानी की ज़रूरत ना होने की वजह से उतना ज़्यादा दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ा था। वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होने के बाद सोवियत यूनियन ने कल्टीवेशन बनाने का फैसला किया और गेहूं, चावल, पोटैटो के साथ साथ कॉटन का भी खेती बाड़ी करना चालू कर दिया। कॉटन की खेती के लिए पानी का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत था और इसी वजह से आमू दरिया और श्री दरिया से कैनेल बनाकर पानी को खेतों तक पहुंचाया जाता था और कैनेल में स्ट्रक्चर सही ना होने की वजह से ज़्यादातर पानी कैनेल के अंदर ही वेस्ट हो जाता था। जैसे जैसे कॉटन का खेती बढ़ने लगा तो पानी का भी ज़रूरत धीरे धीरे बढ़ने लगा और इसी वजह से आमू दरिया और श्री दरिया नदी की पानी ज़्यादातर खेतीबाड़ी में इस्तेमाल होने लगा और इसीलिए लेक के अंदर ज़्यादातर पानी नहीं पहुँच पाया। सोवियत यूनियन ने दूसरे फसल की तुलना में कॉटन के ऊपर ज़्यादा दिलचस्पी रखा और इसी वजह से साल 1960 में सोवियत यूनियन की इरिगेशन प्रोजेक्ट की वजह से आमू दरिया और श्री दरिया नदी की दिशा को फारगान वैली की ओर मोड़ दिया गया। उस पानी को लगभग 50 लाख एकड़ एरिया की खेतों में इस्तेमाल करने लगा और अरल सागर में पानी आना टोटली बंद हो गया। जब अरल सागर में पानी आना पूरी तरह से बंद हो गया तो अरल सागर की पानी की लेवल में धीरे धीरे बदलाव देखने को मिला। अरल सागर की गायब हो जाना सोवियत यूनियन के लिए कोई नई बात नहीं था, क्योंकि सोवियत यूनियन ने ये सोचा था कि अरल सागर बहुत पहले ही गायब हो जाएगा। साल 1960 में अरल सागर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा लेक था, जिसका सरफेस एरिया था 26,000 स्क्वायर माइल और वॉल्यूम था 260 क्यूब माइल, जिसका डेप्थ था 53 मीटर यानी कि 170 फीट। अरल सागर में पानी ना आने की वजह से पानी का लेवल धीरे धीरे घटने लगा। 1961 से 1970 के बीच हर साल एवरेज 20 सेंटीमीटर पानी घटने लगा था और 1970 से 1980 के बीच ये 3 गुना हो गया था। हर साल एवरेज 50 से 80 सेंटीमीटर पानी घटने लगा और 1980 के बाद हर साल 80 से 90 सेंटीमीटर पानी घटने लगा था। पानी सूख जाने की वजह से 1987 में अरल सागर 2 हिस्सों में डिवाइडेड हो गया, नॉर्थ अरल सी और साउथ अरल सी। 1994 में 5 देशों ने मिलकर उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान ने मिलकर एक डील साइन किया कि वो लोग हर साल अपना बजट का 1% हिस्सा देकर इस सागर को बचाने की प्रयास करेगा, लेकिन बहुत सारा परेशानी की वजह से वो लोग अपनी प्रयास में नाकाम रहे। 1998 में अरल सी का सरफेस एरिया 60% सूख गया था और वॉल्यूम 80% सूख गया था। अरल सी का सरफेस एरिया सिर्फ 11,076 स्क्वायर माइल में बचा हुआ था।
समुद्र की गहराई की पानी बहुत ही ज़्यादा खारा होने की वजह से ऊपर स्तर की पानी निचले स्तर की पानी के साथ मिक्स्ड नहीं होता था, और इस वजह से सूरज की रोशनी जब अरल सागर की पानी पर पड़ता था तो ऊपर हिस्से की पानी बहुत ही ज़्यादा गर्म होने लगा और अनुमान से भी बहुत ही तेज़ी से पानी बाष्पित होने लगा, और इस वजह से सागर और भी तेज़ी से सूखने लगा था। साल 2003 के अंदर अरल सागर का 75% हिस्सा सूखे रेगिस्तान बन गया, और 2004 में दक्षिणी अरल सागर फिर से दो हिस्सों में डिवाइडेड हो गया, ईस्टर्न बेसिन और वेस्टर्न बेसिन। नॉर्थ अरल सी को बचाने के लिए साल 2005 में उज्बेकिस्तान पर डाई कोकराल नामक डैम बनाया गया, लेकिन साउथ अरल सी को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया गया, और इस डैम की वजह से नॉर्थ अरल सी में धीरे धीरे पानी भरने लगा। साल 2008 में नॉर्थ अरल सी की पानी का लेवल 2003 की तुलना में 12 मीटर यानी कि 39 फीट ऊपर चढ़ गया था। नॉर्थ अरल सी में पानी ज़्यादा होने की वजह से पानी में सॉल्ट का मात्रा धीरे धीरे कम होने लगा, और पानी में जैसे सॉल्ट का मात्रा धीरे धीरे कम होने लगा तो फिर से मछली का प्रजनन होना स्टार्ट हुआ, और धीरे धीरे लोग नॉर्थ अरल सी में मछली पकड़ना चालू किया। साल 2014 में नासा की सैटेलाइट द्वारा लिया गया एक तस्वीर में देखा जाता है कि साउथ अरल सी पूरी तरह से सूख गया है। साउथ अरल सी को अब आराकुलम डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। साल 2021 में अरल सागर का 90% हिस्सा सूखे रेगिस्तान बन जाता है। ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण इतना बड़ा लेक सूखे रेगिस्तान में बदल गया। आखिर कुछ बचा हुआ है तो रेगिस्तान के ऊपर नमक भरा मिट्टी और टूटा हुआ बोट। सोवियत यूनियन अपनी फायदे की वजह से पूरा का पूरा अरल सागर को ही निगल लिया, जिस वजह से सोवियत यूनियन ने पूरा का पूरा अरल सागर को सूखे रेगिस्तान में बदल दिया। आज उसी कॉटन प्रोड्यूस करे टॉप 10 कंट्री की लिस्ट में सोवियत यूनियन का नामो निशान भी देखने को नहीं मिलता। दुनिया में होने वाला एनवायरनमेंट क्राइसिस के लिस्ट में नंबर 1 पर आता है अरल सागर की रेगिस्तान बनना। एनवायरनमेंट के साथ इतना बड़ा छेड़छाड़ी करने की वजह से ज़्यादातर नुकसान भुगतना पड़ा अरल सागर की किनारे में रहने वाला लोग और अरल सागर की आइलैंड में रहने वाला लोगों को। सागर सूख जाने की वजह से उस आइलैंड में रहने वाला लोगों को उस इलाके को छोड़ना पड़ा, क्योंकि ज़्यादातर लोग वहाँ पर मछलियाँ पकड़कर गुजारा करते थे, लेकिन जब सागर ही नहीं रहा तो मछलियाँ कहाँ पर पकड़ेगा। और अरल सागर के किनारे में रहने वाला जो लोग मछलियाँ पकड़कर गुजारा करते थे उसका भी निवाला छिन गया, और सागर की सूख जाने की वजह से बेरोजगारी की मात्रा भी बढ़ने लगा। बहुत सारा लोग अपना काम खो बैठा। कॉटन प्रोड्यूस करने के लिए खेतों में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में रसायन और केमिकल दिया जाता था, और इस वजह से खेतों का मिट्टी धीरे धीरे खराब होने लगा और कॉटन का प्रोडक्शन भी घटने लगा। अरल सागर के किनारे में आंधियाँ बहुत ही ज़्यादा चलता है, और उस आंधियों में नमक का मात्रा बहुत ही ज़्यादा रहने की वजह से खेतों का मिट्टी भी धीरे धीरे खराब होने लगा, और इसी वजह से खेतों में जो भी सब्जियां उगाने लगा वो सारा केमिकल और रसायन से भरा हुआ मिलने लगा। पीने का पानी भी प्रदूषित होने लगा। इसी वजह से शुद्ध पानी मिलना बहुत ही मुश्किल होने लगा, और लोगों ने प्रदूषित पानी और प्रदूषित सब्जियां खाने लगा, जिसके चलते उस इलाके के लोग ज़्यादातर बीमारी का शिकार बनने लगा, जिसमें से ज़्यादातर था कैंसर और लंग डाइजेसिस। जब अरल सागर के किनारे में बसने वाला इलाके की गर्भवती महिलाओं की ब्लड सैंपल को टेस्ट किया गया तो उसकी ब्लड में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में केमिकल और रसायन मिला, और इसी वजह से उस इलाके में 26% बच्चा कम वजन का पैदा होता है। जहरीली धूल भरा आंधी की वजह से ज़्यादातर किडनी, लीवर और आंखों का प्रॉब्लम देखने को मिला, और इस वजह से कम उम्र में मरने वाला लोगों का तादाद भी बढ़ने लगा, जिस लिस्ट में 1000 लोगों में से 75 बच्चे रहते थे। इसकी सॉल्यूशन के बारे में अगर बात की जाए तो सबसे पहले इस पर हाथ लगाना पड़ेगा सोवियत यूनियन को। अमू दरिया और सिरी दरिया नदी से जिस कैनल के अंदर पानी खेतों तक पहुंचा जाता है उस कैनल की रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, क्योंकि सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा कैनल काराकुम का 30 से 75% पानी लीकेज और बाष्पित के वजह से वेस्ट हो जाता है। अलग अलग प्रजाति की कॉटन की प्रोड्यूस करना चाहिए, जिस कॉटन की खेती के लिए पानी की ज़्यादा ज़रूरत ना हो। कॉटन की प्रोडक्शन की बजाय दूसरे फसल की ओर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, दूसरे फसल की खेतीबाड़ी ज़्यादा करना होगा। अगर भोलगास और इत्रियास नदी की पानी को अरल सागर की ओर मोड़ दिया जाए तो भी अरल सागर को पहले जैसा बनने में 20 से 30 साल लग जाएगा, और इसमें तकरीबन 20 से 50 अरब डॉलर का खर्चा हो सकता है।
पास की कैप्सिकन सी से पानी को पाइप के जरिए अरौल सागर तक पहुंचाया जा सकता है। अगर आज आप अरौल सागर को विजिट करना चाहते हो तो आपको 4 व्हीलर का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि आज की डेट में अरौल सागर किनारे से लगभग 130 किलोमीटर दूर चला गया, जो कि पैदल जाना बहुत ही मुश्किल है। और इस सूखे रेगिस्तान में मिट्टी का नीचे गैस का मात्रा बहुत ही ज़्यादा है और इसी वजह से उज्बेकिस्तान में गैस का प्राइस भी बहुत कम है, तकरीबन 16-17 इंडियन रुपीज़ पर केजी। आपके हिसाब से अरौल सागर को बचाने के लिए कौन सा प्रयास सही रहेगा? उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट।